सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेश राम चौहान। चौहान साहब, ये जो आपका फाउंडेशन है शिक्षा सुरक्षा सहयोग और सेवा संगठन, ये इसका मेन उद्देश्य क्या है समाज के लिए? जय भीम साथियों, ये 5S फाउंडेशन हम सभी की ये संस्था है और पूरे देश में ये शिक्षा के ऊपर काम करती है। शिक्षा यानी अति पिछड़ा समाज, जो पिछड़ा समाज को भारतीय संविधान में जो अधिकार है उस अधिकार दूर दूर तक जिन तक नहीं पहुंचे, जैसे शिक्षा का और सामाजिक आर्थिक ऐसे कई महत्वपूर्ण विषय हैं जिससे ये समाज हमेशा ही वंचित रहा है। 5S फाउंडेशन का ये प्रयास है, ये मुहिम है कि पूरे देश में इस समाज को आगे बढ़ाना है और शिक्षा पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, बेटियां बेटे, अति पिछड़े समाज के बच्चे या पिछड़े समाज के बच्चे शिक्षा को जाने, शिक्षा का महत्व जाने। और ये जो कारवा है, जो मिशन है, ये बाबा साहब अम्बेडकर का है। उसी बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को हम आगे लेके जा रहे हैं। पूरे देश में 5S फाउंडेशन आज की तारीख में बहुत ही प्रशंसनीय कार्य कर रहा है और लोग जुड़ रहे हैं इसमें और बच्चे बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं 5S फाउंडेशन में जुड़ने के लिए, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ कई ऐसे विषय हैं जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, जैसे कि संवैधानिक अधिकार, जिस पे मूल तौर से हम लोग इस विषय को भी जन जन तक और अपने आने वाली जो पीढ़ी है, जो जनरेशन है, उस तक इसको पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये जो आपने इसका मतलब अभी गठन किया है, पहले से ही गठन हुआ या आज आगे किया इस चीज को? कब, कितना समय से मतलब ये चल रहा है? नहीं आदरणीय, ये मैंने नहीं किया, हम सब ने मिलकर किया है। आप पहले तो 2022 में हम सभी ने इसका रजिस्ट्रेशन करवाया और 2022 से निरंतर करीब लगभग 18 से 20 कार्यक्रम हम कर चुके हैं। कई प्रदेशों में कार्यक्रम हुए, जैसे पश्चिम बंगाल, दिल्ली में तो हर साल भी करते हैं हम, और पंजाब, महाराष्ट्र में कई कार्यक्रम हमारे, हरियाणा, चंडीगढ़, भारत के कई ऐसे प्रांत हैं जहां ये कार्यक्रम करके। तो ये शिक्षा सुरक्षा सहयोग सेवा संगठन मतलब सिर्फ मात्र एससी समाज के लिए या सभी समाज के लिए? नहीं, ये इस देश के वंचित समाज के लिए। वंचित यानी जिसे दलित किया जाता है। जी जी जी। तो इसमें अभी तक आपका जो ये मिशन है कहाँ तक पहुंचा है? हम अभी बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि संघर्ष तो शुरुआत हुई है और शुरुआत में ये जरूर है कि एक लहर तमाम देश के नौजवान हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनके अंदर एक जोश आ रहा है कि 5S फाउंडेशन जो कार्य कर रहा है, इस कार्य के माध्यम से आने वाले दिनों में ये अपने जीवन में एक नया उजाला ला सकते हैं और ये आत्मनिर्भर हो सकते हैं। ऐसी उम्मीद है उनको 5S फाउंडेशन। लेकिन आज जो सत्ता में चल रहा है, सरकारें चला रही हैं, उसमें एक अलग किस्म का बेस निकल के आ रहा है। दलित समाज के बच्चे, जो खास करके वाल्मीकि समाज के जो बच्चे हैं, अन्य समाज जो इसमें दलित समाज के लोगों से मतलब जो साथ जुड़े हुए हैं समाज के लोग, जैसे जाटव समाज कह लो, रविदासी जैसे कहते हैं, धोबी समाज कह लो, और तुम्हारा खटीक समाज कह लो, मल्ला माझी समाज कह लो, कोविद समाज कह लो, बहुत सारे समाज है। इसके अंदर वाल्मीकि समाज के पर एक एलिगेशन लगा था, अब उसी के बीच में से निकला हुआ दलित समाज कि आपके बच्चे पढ़ते नहीं है, एजुकेटेड नहीं है। मान लीजिए कि वो एजुकेटेड हो भी जाए और है भी, तो उनको जो यूपीएससी कर रहा है, यूपीएससी में जगह है या नहीं, ये होनी चाहिए, क्योंकि उनका पॉलिटिकल बेस पहले से पॉलिटिकल बेस है, जिनकी इस देश में संख्या है ही नहीं। आप समझ रहे होंगे, जिनकी इस देश में संख्या नहीं है, वो इस देश पे हुकूमत कर रहे हैं, ठीक है। और जब वो हुकूमत कर रहे हैं तो ये बच्चे पढ़ लिख के भी, जिन्होंने इतना फाइट किया, तकरीबन 16,000 दिल्ली में बच्चे, 36 लाख की आबादी में दिल्ली की में 16,000 बच्चे वंचित हैं जो पढ़े लिखे हैं, वेल इंटेलिजेंट, यूपीएससी में बैठने का वो रख सकते हैं, रखते हैं, जज्बा कर सकते हैं, लेकिन उनको वहां तक पहुंचने की इजाजत क्यों नहीं है और वो क्यों नहीं फाइट कर पा रहे?
क्यों? ये हमने इस पे बात किया, इसमें पॉलिटिकल चाबी नहीं है। जब पॉलिटिकल चाबी होगी तो वो आगे बढ़ेंगे। तो पढ़ाई लिखाई का मतलब तो व्यर्थी हुआ ना। तो इसके लिए आप क्या कहते हो कि पढ़ाई, आपने कहा कि भाई आप शिक्षा, सुरक्षा, सहयोग और सेवा संगठन, लेकिन पॉलिटिकल जब तक नहीं होगा तो उनका देश नहीं बनेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। राजनीति में हमारी भागीदारी बिल्कुल सुनिश्चित हो। इस देश का जो बहुजन है, आज सरकारें बनती है बहुजन के दम पे और सरकारें बनती है बहुजन, और वही बहुजन समाज आज वंचित है शिक्षा से और तमाम संसाधनों से। यही वजह रही है कि आज 5S फाउंडेशन, भारत का जो संविधान है उसकी जो शक्ति है, और बाबा साहब ने जो भारत के संविधान में हमें राजा बनने की शक्ति दी थी, लेकिन आज भी हम राजा नहीं बन पाए। उसका मूल कारण ये है, कहने में हमें कोई संकोच नहीं हो रहा है, क्योंकि बाबा साहब ने जिस आदर्शों के लिए लड़ाई लड़ी वो थे इस देश में जातिवाद, और जातिवाद तोड़ने के लिए बाबा साहब ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक ये लड़ाई वो निरंतर लड़ते रहे। लेकिन आज बड़ा दुख होता है, कष्ट होता है, बड़ी वेदना होती है कि उस लड़ाई को, उस असूलों को, जो मनुवादियों ने जो हम पे जो अत्याचार किया, हमारा शोषण किया, वही शोषण आज इस देश की जो बहुजन जातियां हैं, कुछ ऐसी जातियां हैं जो अपने ही बहुजनों जातियों के ऊपर शोषण करती हैं और ऊपर उठने नहीं देती। और ये किसी राजनीति या राजनेता का मतलब नहीं है, क्योंकि राजनेता भी जानता है कि ये समाज अगर पढ़ लिख जाएगा तो अपने अधिकारों के लिए जागृत हो जाएगा, अपने अधिकार मांगेगा। और इसलिए क्योंकि हमारे बच्चों में फंडामेंटल राइट्स और संवैधानिक अधिकारों का ज्ञान कम है, इसलिए हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि इन विषयों पे वो जाने और संविधान को पढ़े, अपने अधिकारों को पढ़े, फंडामेंटल राइट्स पढ़े, अपने मौलिक अधिकारों को। अगर वो इस पे सक्षम हो जाएंगे, उस दिन वो शेर की तरह दहाड़ेंगे और अपने अधिकारों के लिए सक्षम। मान्यवर जी, एक अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये अन्य जितने भी जो जाट समाज, गुर्जर समाज, ब्राह्मण समाज, हर दिन इनका एक आंकड़ा होता था और धरने प्रदर्शन होते थे, जाम लगा दिया करते थे, आरक्षण आरक्षण, उन्हें आरक्षण चाहिए था। लेकिन आज की तारीख में वो सन्नाटे में है। उनके बाद जमींदारा है, तो जमींदारा कैसे उनका हो गया जब इस देश के मूलभूत नागरिक नहीं है? मूल निवासी कौन है ये आपको पता है, आप अच्छी तरह बता सकते हो उसके भी मूल निवासी देश के कौन है। और ये उस समय में असेंबली के अंदर बात उठी हुई थी जब बाबा साहब थे। मैं कच्ची जबान नहीं बोल रहा था, जब इनको धोती कुर्ते मिला करते थे तो बाबा साहब उस टाइम कोट पैंट और टाई में आए थे। ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। तो उस समय तो उनमें बोलने का सिस्टम ही नहीं था। और वही चीज बाबा साहब ने कही थी कि कहीं पर ये जमींदारा ना ले ले, जमीनों पे कब्जा ना कर ले। आज वही चीज निकल के आ रही है। हमारे लोगों के पास जमीन बिल्कुल भी नहीं है। एक परिवार को 25 गज का मकान, 100 गज का मकान, एक परिवार वाल्मीकि समाज का 4 या 5 आदमी का एक 25 गज के मकान में फ्लोर के हिसाब से, और एक ब्राह्मण का परिवार 1500 गज के मकान में। और फिर उनके पास जगह, खेती बाड़ी, खसरा नंबर, ये बदलाव क्यों? और इनको जमींदारा कैसे प्राप्त हुआ जब ये मूल निवासी नहीं है? तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। ये अच्छा सवाल है साहब। जैसा आपने कहा कि इस देश के जो संसाधन है, जमीनें हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा जो थी इस देश के मूल निवासियों की थी। और जब अंग्रेज इस देश में आए और उन्होंने इस देश में 200 साल शासन किया, लेकिन अंग्रेजों की एक जो नीति रही है वो ये रही है कि अंग्रेज जो 200 साल राज उन्होंने किया वो इसी से किया कि यहाँ कुछ दलाल उन्होंने तैयार किए। और वो दलाल कौन थे? ज़्यादातर वो जो बाहर से आए हुए थे, जो आज अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, आर्य कहते हैं, ये अंग्रेजों के दलाल हो गए। और हमारे कई सारे ऐसे क्रांतिकारी वीर जो आज़ादी की लड़ाई में जो षड्यंत्र द्वारा जिनका अंत हुआ, और जब वो दलाली करते थे अंग्रेजों की, तो बहुजनों से उनकी ज़मीनें छीनकर और दलाली के इनाम के रूप में इन मनुवादियों को दी जाती थी। वो अंग्रेज तो चले गए, लेकिन जो ज़मीनें थी, जो जिनकी ज़मीनें थी, उनसे छीनकर जिनको दी गई, आज भी कब्जा इस देश में हुआ है। हालांकि बीच में कांग्रेस के शासन में पट्टा और कई ऐसे
योजना आई थी जिनको गरीबों को जमीन दी जाए, लेकिन वो पर्याप्त नहीं हुई क्योंकि पॉलिसी में बहुत सारी लैप्सेस थी। साथ ही आपने कहा कि जो जमीन है वो आज बहुजन के पास क्यों नहीं है। तो अब मैं आपको बता दूं कि जो इस देश का जो आदिवासी समाज है, इस देश में जो लैंड एक्विजिशन बिल है वो ये कहता है कि जो आदिवासी है उनकी जमीन कोई भी नहीं इसको खरीद सकता, एकमात्र आदिवासी ही आदिवासी की जमीन खरीद सकता है। लेकिन आपको जानकर दुख होगा, बिरसा मुंडा मात्र 25 साल की आयु में जिनका अंत हो गया, जिन्होंने संघर्ष किया और वही लड़ाई अंग्रेजों से लड़ी कि वो अपनी जमीन जिसको वो अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते थे, जिनको वो ज़मीनें जब उनसे छीनी जा रही थी तो आंदोलन की लड़ाई हुई और उस लड़ाई में बिरसा मुंडा जैसे महान वीर का भी अंत हुआ। तो ये जो इतिहास है हमारा, ये बड़ा विचित्र रहा है क्योंकि आज भी हमारे देश में राज उनका है जो हमारे देश के ही नहीं, जो बाहर से लोग आए हैं। और ये बड़ी शर्म आती है कि बाबा साहब ने हमें जो मंत्र दिया था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, आज हम उस तीनों मंत्रों से कोसों दूर हैं। हम बहुजनों में आपस में कई जातियां बट गई, हम एक दूसरे का शोषण करते हैं, हम एक दूसरे के पैर पकड़ के खींचते हैं और यही वजह रह गई कि हमें इतनी दरारें, इतनी फूट हो गई और जिसका पूरा लाभ इन मनुवादियों ने उठाया है। और आज भी निरंतर आपने देखा मात्र 7% की आबादी के लोग देश जब से आजाद हुआ और आज तक शासन नहीं कर। अभी एक नया मुद्दा निकल के आ रहा है वक्फ बोर्ड का, आपने सुना भी होगा, आपको जानकारी भी होगी। अगर वक्फ बोर्ड हर जगह पर यह कहेगा कि भाई सारी जगह मेरी है, कब्रिस्तान उनके हैं, अगर उनको दफनाने के लिए मतलब अपने लिए जगह चाहिए वक्फ बोर्ड को, तो ये हिंदू लोग कहते हैं कि भाई हम तो एक ही जगह चलाते हैं, उसमें हजारों लोगों को फूक देते हैं और इनको जगह की जरूरत चाहिए। लेकिन अब कुछ हिंदुओं ने कहना शुरू कर दिया कि हम अपनी अस्थियां वहां से लेके अपनी समाधि भी तो बना सकते हैं, लेकिन इन दोनों का कोई रोल नहीं है। जगह तो ये दलितों की है, वो मूल निवासी है, लेकिन ये दोनों अपनी अपनी घंटी बजा रहे हैं। और अब ये एक नई बात और शुरू हो गई है, ब्राह्मण पंडित लोग कहते हैं, ठाकुर लोग कहते हैं, जो हिंदुइज्म में आते हैं, हिंदू कहते हैं अपने आप को, कि भाई अगर इनको वक्फ बोर्ड के नाते जगह चाहिए दफनाने के लिए, ठीक है ना, तो हमें समाधि के लिए जगह चाहिए। इसके लिए आप क्या कहना है, क्या इनका ये अधिकार होना चाहिए? देखिए, देश के बहुजन को मैं नहीं समझता कि इस विषय में पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। इस देश में बहुजन और जो माइनॉरिटी है देश की, उसके बीच दरार पैदा करने की, उसके बीच एक बहुत बड़ी गलतफहमी कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, इस देश में माता सावित्रीबाई फुले और महामानव ज्योतिबाई फुले जब शिक्षा का इस देश में प्रचार कर रहे थे, तो शिक्षा का प्रचार करते थे, किसी मुसलमान ने उनके ऊपर कीचड़ फेंका? किसी मुसलमान ने उनको रोका? नहीं रोका ना। रोका किसने? मनुवादियों ने रोका। और अगर माता सावित्रीबाई फुले के साथ अगर कोई खड़ी थी तो शेख फातिमा खड़ी थी। तो ये जो हमें बताया जाता है कि मुसलमान हमारे शत्रु है, हमारे वो वक्फ बोर्ड का क्या मसला है, नहीं मसला है, वो सरकारी पॉलिसी की बात है। वो क्या, देखिए, किसी को भी अपना अधिकार मांगने में कोई है, वो अधिकार कहाँ तक उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कहाँ कैसे सरकार उस पर किस पॉलिसी पे काम करे तो सरकार जाने। लेकिन एज ए भारत का नागरिक होने के, बहुजन होने के नाते ये जो संवेदनशील मामला है, इस पे हम किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं। सर